नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उम्मीदें 2021। जी हां, कल रात 12 बजे सिर्फ एक दिन या सिर्फ एक साल ही खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक साल के साथ एक पूरा दशक समाप्त हो चुका है। इस दशक का आखिरी साल यानी 2020 अपनी बुरी यादों के लिए हमेशा याद रहेगा और शायद यही वजह है कि इस बार 2021 से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही लगाई जा रही हैं। 2020 में जिन मुश्किलों का सामना करके हम 2021 की दहलीज तक पहुंचे हैं, अब उन मुश्किलों को दूर करने का वक्त आ गया है। एक सकारात्मक शुरुआत के साथ ये फैसला करने का समय है कि नए साल में नई शुरुआत हो, पुरानी मुश्किलों से पार पाया जाए और नई उम्मीदों के साथ नया साल मनाया जाए। यूं तो आपने कई जगहों पर राशिफल और कुंडली जैसे कई प्रोग्राम्स देखे होंगे, लेकिन यहां आज धरातल की बात होगी। 2021 में हमारे सामने कई मुश्किलें भी हैं, 2021 में कई उम्मीदें भी हैं और 20 में हुए नुकसान से उबरने की चुनौती भी है। इस नए साल में किस तरह से नई उम्मीदों के साथ नई शुरुआत करनी है, किन चुनौतियों को पार पाना है और किन मुश्किलों से उभरना है और कैसे 2021 को 2020 के मुकाबले और बेहतर बनाना है, इसी पर आज की अगले 1 घंटे की चर्चा हमारी होगी, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा। और इसमें आज हम बात करेंगे कि किस तरह से 2020 हमारा बीता है, उसकी तमाम कड़वी यादें हमारे साथ हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत सारी हैं। और बिल्कुल इन उम्मीदों के सहारे 2021 की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। इस शुरुआत के साथ प्राइम न्यूज आज चर्चा करेगा आने वाली उम्मीदों में क्या कुछ हो सकता है, क्या बेहतर 2021 में हम कर सकते हैं, जो नुकसान 2020 में हुआ कैसे उसकी भरपाई की जाए और कोरोना के साथ जीना कैसे हमें सीखना है, क्योंकि कहा जा रहा है आने वाले पूरे 1 साल के लिए हमें कोरोना जैसी बड़ी महामारी के साथ जीना सीखना होगा। और बिल्कुल, और देश के 14 करोड़ किसानों में सिर्फ 6% किसान एमएसपी पर अब तक अपनी फसल को बेच पाते थे। यह बड़ी बहस पैदा हुई जब किसान आंदोलन हुआ। एफसीआई की कमेटी ने बहुत साल पहले बता दिया था कि 94% किसान देश में ऐसे हैं जो कि एमएसपी पर अपनी फसल को बेच नहीं पाते हैं, लेकिन अब तक किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन की धार तेज हुई, जैसे ही इसकी आंच दिल्ली तक महसूस हुई, उसके बाद से ही अब सरकार को भी इस चीज का एहसास हो चुका है कि 2021 में हमको किसानों के एमएसपी पर ठोस काम करना पड़ेगा, क्योंकि किसान अब खामोश नहीं रहने वाला। इसके साथ ही तमाम हस्तियों को हमने खोया है, उनकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन अब नए साल में यह उम्मीद जरूर है कि कुछ ना कुछ नया अच्छा होगा। जीएसटी का जिस तरह का कलेक्शन सामने आया, दिसंबर महीने में 1 करोड़ लाख से ज्यादा का कलेक्शन जीएसटी में हुआ, तो अर्थव्यवस्था में भी बूस्ट की पूरी उम्मीदें हैं। हालांकि जो निर्माण व्यवस्था थी, जो हमारा रिटेल सेक्टर रहा, वो काफी ज्यादा नुकसान के पूरे पायदान पर रहा, क्योंकि तमाम मजदूर वर्ग दिल्ली से पलायन कर गए थे और उन्हीं पर पूरी अर्थव्यवस्था हमारी कायम रहती। मेघना, और किसानों के लिए उम्मीदें बहुत सारी हैं 2021 में, लेकिन इन उम्मीदों के साथ साथ सरकार के सामने चुनौतियां हैं। और किसानों की बात सबसे पहले इसलिए की जा रही है, 2020 में सबसे बड़ा आंदोलन सामने आया है। 2021 की आज शुरुआत हो गई है, पहला दिन है, लेकिन 26 नवंबर और उससे पहले भी शुरू हुआ यह आंदोलन आज भी जारी है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार कहती है कि आजादी किसानों को दूसरी दी जाएगी। इस आजादी के साथ किसान और सरकार के बीच में, किसान और कॉर्पोरेट के बीच में जो इस भरोसे की बात सरकार कर रही है, वो भरोसा सरकार को जगाना, ये उम्मीदें 2021 से है। उसके साथ ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर आज हम बात करेंगे। महिलाओं के लिए कितना अच्छा 2020 रहा, क्या चुनौतियां सरकार के सामने हैं, महिला सुरक्षा को लेकर और शिक्षा को लेकर किस तरह से उम्मीदें 2021 में बढ़ रही, क्योंकि नई शिक्षा नीति कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बेहतर साबित होने वाली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। 2021 में आखिर हर वर्ग के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं और कैसे सरकार उन्हें पूरा करे। बिल्कुल मेघना, और इसमें बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2021 में एक नया दशक शुरू हो रहा है और जिस तरह से पहले पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी प्लानिंग भारत सरकार करती आई है आजादी के बाद से ही, नेहरू युग से लेकर हम मोदी युग को देख रहे हैं। और इस दौरान लगभग 70 से 75 सालों के दौरान हमने ये पाया है कि सरकारों ने भरसक कोशिश की है, लेकिन अंतिम पायदान तक अभी भी लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। अब आप इसे नौकरशाही की जड़ता कहें, चाहे आप इसको ब्यूरोक्रेसी की पंगुता कहें, लेकिन जिस तरह से अंतिम पायदान तक लाभ पहुंचने चाहिए थे, वो अभी भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आप सब्सिडी खातों में सीधे ट्रांसफर भी कर रहे हैं, लेकिन इससे लाभ क्या होगा? क्या अर्थव्यवस्था में इससे मजबूती आएगी? अर्थव्यवस्था को क्या इससे बूस्ट मिल रहा है? और क्या सब्सिडी दे देने भर से सरकार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है? तो इस नए साल में इन तमाम मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इसमें काम करने की जरूरत है। साथ ही शिक्षा के बजट पर भी बात होनी चाहिए कि किस तरह से शिक्षा, आपको शिक्षा का अधिकार दिए हुए 10 साल से अधिक का समय हो चुका है। 1 अप्रैल 2010 वो तारीख थी जब शिक्षा का अधिकार आरटी लागू किया गया। उसके बावजूद भी
क्या शिक्षा का अधिकार सभी तक पहुंच पाया है? आपने इसको मौलिक अधिकार भी बना दिया, लेकिन क्या उसके बाद भी इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा हो पाई है? ये तमाम सवाल आज हमारे पास मौजूद हैं और इसीलिए आज हमने सोचा कि इस पूरी बहस में हम बात उन मुद्दों की करेंगे जिससे कि जनता को लाभ हो। हम बात उन मुद्दों की करेंगे जिनसे कि सभी को कम से कम एक दूरदृष्टि मिल जाए कि हमको पूरे साल किन किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जनवरी का अंतिम सप्ताह भी आ रहा है, उसमें सरकार बजट भी लाने वाली है। उद्योगपतियों से बातचीत लगभग शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि बजट लाने से पहले सरकार हर साल ये करती है कि उद्योगपतियों को बुलाती है, जो दिग्गज उद्योगपति होते हैं देश के, उनके साथ बैठकर मंथन होता है, फिर बजट सत्र में बजट लाया जाता है। तो उम्मीद इसलिए भी है कि नए बजट में कहीं ना कहीं उन चीजों को भरने की भी कोशिश करेगी, उन जख्मों पर भी मलहम लगाने की पूरी कोशिश करेगी भारत सरकार, जो 2020 में देकर गया है। मेघना, बिल्कुल, कैलेंडर बदला है, आदतें बदली हैं, उम्मीदें बढ़ी है, लेकिन इन उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि कोरोना से लड़ने की जो उम्मीद है वो ये टीका लेकर आया है, उम्मीद का टीका इसे कहा जा रहा है, जो वैक्सीनेशन आई है। लेकिन अर्थव्यवस्था में आखिर क्या इंजेक्ट किया जाएगा? क्या वो टीका सामने आएगा? क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर संगठित क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ती रही है और खासकर ये देखा गया है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। अगर हम अशिक्षित की बात करें, उनसे ज्यादा भी अब दर बेरोजगारों की बढ़ गई है, जो ग्रेजुएट हैं उनकी। तो ऐसे में तमाम चुनौतियां हैं जो 2021 में सरकार के सामने आने वाली हैं। राजनीति की बात की जाए, तमाम और नए दल हर जगह अब आजमा रहे हैं अपनी किस्मत को, जैसे कि हैदराबाद में हुआ, जैसे कि और तमाम जगहों पर हुआ, बिहार में हुआ, ओवैसी ने अपनी किस्मत आजमाई। तो इस तरह की तमाम चीजें राजनीति में हमें देखने को मिली है। एक नया ट्रेंड उभर कर आया है कि हर पार्टी हर जगह अपनी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में राजनीति में कितने फेरबदल होंगे, क्या कुछ सामने आएगा, कौन से नए ट्रेंड 2020 में बने और 2021 में बरकरार रहने वाले हैं, या फिर राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही व्यापार के क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं, निवेश कितना बढ़ना चाहिए, उसके बाद दोगुनी आय की बात जो सरकार कहती है, एक विजन दिखाती है 2021 और 22 का कि आने वाले वक्त में किसानों की आय बढ़ेगी, व्यापारियों को और फायदा होगा, उसमें कितना बदलाव अभी तक आया है और उम्मीद क्या कुछ है 2021 में, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं कि उम्मीदें 2021 में क्या क्या है। शेयर मार्केट में जिस तरह से उम्मीद है 2021 की पहली छमाही तक खुदरा बाजार और भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। 6 महीने में खुदरा बाजार पहले के स्तर में 85% तक जा सकता है। हालांकि ये अभी क्षतिपूर्ति होगी, क्योंकि अभी हम प्रॉफिट पर अभी भी नहीं है। हम उन जख्मों को पहले भरेंगे, उन गड्ढों को हम पहले भरेंगे जो कि अभी मार्केट में पैदा हुए हैं। लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन व्यापार में तेजी देखी गई, लेकिन ये उन्हीं चीजों का व्यापार था जो कि पहले उत्पादित हो चुकी थी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जिनका स्टोरेज हो रखा था, जिनका भंडारण हो रखा था बड़ी कंपनियों के पास, हमने उन्हीं को ही बेचा। उत्पादन हमारा बहुत कम रहा। और शेयर मार्केट में भी उछाल की बात यहां पर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मार्केट कैप, जब किसी एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनी का जब मार्केट कैप बढ़ता है तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ या उसके पहले से तमाम बड़ी कंपनियां ऐसी थी जिनका मार्केट कैप लाखों करोड़ घट चुका है, और यह बेरोजगारी को एक तरह से बूस्ट देगा। तो मार्केट कैप पर ही भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सिर्फ यही सोचेंगे कि बाद में जब घाटा होगा आप उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, तो ये सब्सिडी देने का जो एक प्रावधान है, इस पर मंथन करने की अब भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद जरूरत है, क्योंकि सब्सिडी क्षतिपूर्ति होती है, ये कहीं पर लाभ के पैमाने के लिए नहीं होती है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि हमको हर किसी को अब इसमें बात करने की जरूरत है कि 2021 में हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पूरा पैनल है। सुनीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर डीके शर्मा, शिक्षाविद हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। राजीव मुखर्जी, अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। और प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी राजनीति के आज तमाम पेचीदगियों पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजेंद्र चौधरी, किसान नेता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। और डॉक्टर सुकृति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल गजेंद्र जी आपसे ही, क्योंकि किसान आंदोलन पूरी की पूरी दिल्ली उसकी आंच को महसूस कर रही है, आपको क्या उम्मीद है कि 2021 में समाधान का रास्ता निकलेगा और सरकार आपकी सुध ले पाएगी? क्योंकि यह संघर्ष आज का नहीं है किसानों का, जब से देश आजाद हुआ लोकतंत्र में उम्मीद थी कि सरकार हमारी बात सुनेगी, हमारे मुद्दों को भांपेगी, लेकिन जिस तरह से आप बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि सरकारों ने आपकी सुध नहीं ली है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आलोक सिंह जी, जो सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसान इस देश में बिल्कुल बेगाना कर दिया सरकारों ने, और अब जो उम्मीद लिए बैठे हैं किसान, अब 2021 आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सबको इस 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे बढ़ने के लिए
सबको रोजगार और बढ़िया प्रगति हो, ऐसी मेरी कामना है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपका और न्यूज़ चैनल का भी। तो किसानों के लिए सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य ये रहा कि 70 साल से किसान दबा कुचला रहा, किसान के बारे में नहीं सोचा गया है, लेकिन अब उम्मीद जगी है। शायद हमारी जो बात है ये सरकार मान ले, ऐसा किसान के अंदर विश्वास है। और जबरदस्त जो आंदोलन चल रहा हमारा उसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि पहले आंदोलन पहले भी हुए हैं लेकिन सरकारों ने आंदोलन को कुचल दिया। आज किसान बहुत मजबूती के साथ बैठा हुआ है और अपना हक लेकर के सरकार से जाएगा। जो 94% बिचौलिया फसल को खरीदता था, एमएसपी पे हमारी 6% फसल खरीदी जाती थी, उसके बाद आधे रेट पे खरीदी जाती। अब 2021 में हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसमें कोई ऐसा रास्ता निकालेगी, एमएसपी गारंटेड करेगी और जो बाहर बिचौलिए खरीदते हैं उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। बिल्कुल गजेंद्र जी, एक अच्छी उम्मीद जाहिर की है। और जाहिर तौर पर अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 पहलुओं पर बात बन चुकी है, 2 मुद्दों पर बात बन चुकी है। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है वो आने वाले दौर की बातचीत के साथ खत्म हो जाए, अच्छे नोट पर खत्म हो। सुनीता सिंह जी का रुख मैं करूंगी। सुनीता सिंह, देखिए महिलाओं को लेकर लगातार अपराध 2020 में बढ़े हैं। जब 2020 की शुरुआत हुई, निर्भया कांड के दरिंदों को फांसी मिली और उसके साथ हमारे मन में एक उम्मीद जगी कि भले ही देरी से इंसाफ मिला है लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके बाद तमाम ऐसे कांड आए, तमाम ऐसे मामले सामने आए जहां पर एक बार फिर से हमें सोचने की जरूरत है कि महिलाएं क्या वाकई सुरक्षित हैं। तो उम्मीदें क्या कुछ है 2021 से आपको, सरकार से क्या चुनौतियां सरकार के सामने हैं, सरकार के लिए क्या कुछ संदेश है? सबसे पहले तो मेघना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपको भी और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सभी विशेषज्ञों को, मेहमानों को और मेरे समस्त देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सभी को। अब बात आती है इस मुद्दे की कि महिलाओं की क्या स्थिति है और हमें 2021 से क्या उम्मीदें हैं। तो देखिए, ना तो ये किसी से छुपा हुआ है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, हम सभी जो आज की कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत अगर देखें तो जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं जी, उनका भी अगर दोषी पकड़ा भी जाता है तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इस तरीके की है कि वो न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि वो जो दंड मिलता है वो दंड अपनी गरिमा को ही खो देता है जी। और जो पीड़िता है वो इतना त्रस्त हो चुकी होती है न्यायालय के चक्कर लगाते लगाते, और सबसे ज्यादा उनके घर वाले के इतना परेशान हो जाते हैं कि उनका जो विश्वास ही उठ जाता है न्याय व्यवस्था पर से। तो मैं एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो देखिए, हम जब देखते हैं कि कहीं भी समाज में किसी तरीके का अत्याचार होता है तो आप देख लीजिए कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक परवरिश का भी बहुत बड़ा मसला है। कानून व्यवस्था तो है ही, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते मैं हमेशा से कहती आई हूँ अपनी हर जगह जहाँ भी मुझे मौका मिला है, मैं इस देश की माँओं से मैं ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी कि कृपया करके आप लड़कियों को आप घर में रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने बेटों को भी सिखाइए कि वो एक महिला का, एक लड़की का सम्मान कैसे किया जाता है। जब तक आप शुरू से सम्मान करना नहीं सिखाएंगे तो उनके मन में हमेशा ये भावना बनी रहेगी कि एक महिला या एक लड़की दूसरे दर्जे पर आती है हमारे देश में, और ये एक शाश्वत सत्य है, इससे ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं, क्योंकि हम देखिए शुरू से ही, आप भी स्कूल में पढ़ी हैं, मैं भी पढ़ी हूँ, ईव टीजिंग एक इतने भयानक रूप में हमारे देश में है कि इस ईव टीजिंग से हर लड़की रूबरू होती है, और रूबरू होने के बाद वो अगर अपने घर आकर कहती है कि मेरे साथ किसी ने ईव टीजिंग की, मुझे कटाक्ष किया, तो पहला रिएक्शन घर वालों का ये होता है कि कल से तुम स्कूल जाना बंद कर दो, कल से तुम कपड़े अच्छी तरीके से दूसरे तरीके से पहनना शुरू कर दो। तो ये सब क्या है, आप एक किसी की आइडेंटिटी को रोक देते हैं, उसको आप छोटा करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो कारण बड़ी चुनौती है 2021 में कि मानसिकता में बदलाव आना बेहद जरूरी है। और वो मानसिकता में बदलाव एक माँ ला सकती है, एक महिला ला सकती है, क्योंकि माँ के रूप में, बहन के रूप में जब हम अपने घर के बेटों को वो चीज, एक महिला का सम्मान करना सिखाएंगे तो अवश्य ही उसके दूरगामी परिणाम और बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, और ये होना भी चाहिए। और दूसरा, जो हमारे समाज में महिलाओं को लेकर अत्याचार होते रहे, कांड होते रहे, आप देखिएगा कि ज्यादातर वो कांड अगर किसी ने किया तो अल्प शिक्षित
या बेरोजगार, जी। ये एक ऐसा तबका इकट्ठा हो गया है हमारे चारों तरफ कि वो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है जी, और खाली दिमाग होने की वजह से क्योंकि क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहे, वो अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं ले जा पा रहे, सकारात्मक इस्तेमाल नहीं हो तो बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं कि वो विध्वंसात्मक कार्य किए जाते हैं उनके द्वारा। चलिए ठीक है सुनीता सिंह जी, इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसका कितना बुरा प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है और कैसे आगे इससे जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। राजीव मुखर्जी का मैं रुख करती हूँ। राजीव जी, देखिए आप अर्थशास्त्री हैं और अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव 2020 में हुआ है, या आपने भी देखा कि उतार चढ़ाव हमने देखा है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, लेकिन दूसरी ओर रोजगार पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। संगठित क्षेत्र की बात कर ली जाए, 30 लाख नौकरियां चली गई हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं उनकी नौकरी ज्यादा जा रही है, बल्कि अगर अशिक्षित की हम बात करें, और इसी का नतीजतन ये हो रहा है कि क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? 2021 से क्या कुछ उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत बधाई, नया साल की शुभकामनाएं हमारे तरफ से बुलाने के लिए आपको बहुत थैंक्स फॉर दैट। यह मुद्दा दिखाए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एंड 2020 में जो हुआ है, इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी उसके इम्पैक्ट में आए हैं। एंड ऑब्वियसली हम लोग काफी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई कुछ चीज होता है किसी को हाथ से बाहर होते हैं, किसी को कंट्रोल नहीं होता है, बट इम्पैक्ट आता है एंड इकोनॉमी में बहुत बड़ा का इम्पैक्ट आता है। सबसे बड़ा चीज ये होता है कि इस इकोनॉमी को कैसे संभाले। जो बेरोजगार मतलब किसान या जो बीपीएल कैटेगरी के लोग, उन लोगों को हम लोग कैसे ठीक रखे, बाई सब्सिडी, गवर्नमेंट एलोकेशन को देखे कि उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव ना आए इस चीज का, बल्कि इस चीज का प्रभाव तो सारे जगह में आई है और इसको लगता है 2021 के रिकवरी पीरियड। इट्स नॉट लाइक दैट 2021 में हम लोग या कुछ देख पाएंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी जो सिचुएशन 2020 में आए हैं जी, उससे निकालने के लिए हम लोग को एक साल लगेगा। और ये सिर्फ इंडिया को नहीं है, ये ग्लोबली ये चीज आएगा उभर के। और सबसे बड़ा चीज है कि नॉट ओनली दैट, इवन तो आप देख सकते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज की तरफ से बहुत प्रेशर है, तो उस साइड पे टेंशन है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट माइट एवरी सिटीजन इन द कंट्री कि हमें बड़े संभाल के हमारा जो भी इकोनॉमिक्स का जो भी पॉलिसी प्रोसेस है उसको अच्छे तरह से विचार करके फिर हमें आगे बढ़ना है, हमें सबको मिलके चलना है। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है, ये चाहे कृषि फार्मर्स का आप मूवमेंट देख लीजिए, चाहे उससे पहले आप दिल्ली का राइट देख लीजिए। ऑब्वियसली ये दोनों चीज इकट्ठा कभी नहीं हो सकता, बट प्रॉब्लम इज दैट इस तरह का चीजें अगर कंटिन्यूअसली होते हैं इन ए कंट्री, जो फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए 10 बार करके सोचेगा। तो उनको ये लगेगा कि भाई मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो अगर कुछ स्टेबल इकोनॉमी ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था में सावधानियां रखने की जरूरत है, और क्योंकि उत्पादन का स्तर बहुत कम हो चुका है। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप पूरे के पूरे राजनीति शास्त्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह से नेहरू युग हुआ करता था कि एक नेता था, उसका वर्चस्व चलता था पूरे देश में, उसके बाद जैसे जैसे 90 का दशक आता गया, केंद्रीय संघवाद की एक तरह की जो पूरी यहां पर एक तरह का सिस्टम था वो सहकारी संघवाद के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। और इसका नुकसान ये हुआ कि जो घटक दल हुआ करते थे वो धीरे धीरे समझौता करने लग गए केंद्र सरकारों के साथ। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सांसदों की तोड़फोड़ शुरू हो गई, विधायकों को कुछ पैसा देके अपनी तरफ खींचना शुरू हो गया। इस पूरे के पूरे सिस्टम से क्या 2021 में उम्मीद की जा सकती है कि इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, और तमाम घटक दलों को भी और सरकारों को भी समझने की जरूरत है कि हम मिलजुल कर ही एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ना कि अलग थलग होके? देखिए शुक्ला जी, आपने तुलना की है नेहरू युग और मोदी युग की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो संघीय ढांचा बना इस देश में, वो
आज तक बना हुआ है और उसको और मजबूत करने की बात हो रही है। चिंता ये हो रही है कि वो कमजोर ना हो। जैसे आज भी कृषि कानून आए हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है कि चूंकि कृषि से संबंधित कानून सभी प्रदेशों में लागू होना है और किसी प्रदेश के कृषि मंत्री को कंसल्ट ही नहीं किया गया है ना, ये एक सेंट्रल कानून के तौर पर आया है। तो संघीय व्यवस्था का सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है। अब एमएसपी की बात होती है कि 6% हिस्से में ये एमएसपी लागू है, लेकिन एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसानों को प्रोटेक्शन है एमएसपी। ये प्रोटेक्शन का युग समझिए 60 के दशक से शुरू हुआ और आज भी आंदोलनकारी हो या आंदोलन से बात करने वाली सरकार हो, दोनों उसी एमएसपी की गारंटी की बात कर रही है, कह रही कि हम बचाए रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नए कदम से वो एमएसपी डाइल्यूट हो जाएगा और नहीं बच पाएगा। एक बिहार जैसा प्रदेश है जहां तक की कृषि मंडी खत्म कर दी गई 2006 में। एक केरल जैसा प्रदेश है जहां कृषि मंडी से भी बेहतर व्यवस्था चली है और वहां जो व्यापारिक फसलें हैं उसके हिसाब से किसान अच्छे सिस्टम में है। सवाल ये है 2021 में कि हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिसमें कि कृषि से बहुत उम्मीदें इसलिए हैं कि चूंकि ग्लोबल क्राइसिस है और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, तो ऐसे में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर को अगर हम बढ़ावा देते हैं और जीडीपी में इसका योगदान बढ़ता है किसी कारण से, तो फिर ये एक उम्मीद का एरिया है जहां हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। इस मायने में बहुत उम्मीदों वाला सेक्टर है, इस पर सियासत हो रही है, होगी, सियासत होनी भी चाहिए और लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से जब कुछ निकल कर आए जो पूरे देश पर लागू हो, किसानों के हक में हो, बिल्कुल उससे एक रोड मैप निकलेगा कि हम जो ये तीसरा दशक जो चल रहा है इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, कह सकते हैं कि उम्मीदों वाला ये साल है, लेकिन कितनी उम्मीदें पूरी होंगी ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर डी.के. शर्मा, शिक्षाविद हैं आप, और डॉक्टर डी.के. शर्मा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव क्योंकि नई शिक्षा नीति आने वाली है, बदलाव इसलिए क्योंकि नई शिक्षा नीति अब जब लागू होगी तब बच्चों की और छात्र छात्राओं की आदतें जो बदल चुकी हैं, घर रहकर पढ़ाई करने की, ऑनलाइन पढ़ाई करने की, वो स्कूलों में लागू होगी। तो जो पूरी पढ़ाई का स्ट्रक्चर है एक तरह से वो बदल चुका है, सिलेबस कहीं ना कहीं बदल चुका है, पीछे छूट गया है काफी बच्चों का, बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत बदलाव हुआ है। 2021 से इस क्षेत्र में आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या चुनौतियां लगती हैं सामने आएंगी? शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक है जितने प्रयोग हुए उसमें किसी क्षेत्र में इतना नहीं हुआ। शिक्षा जो है पूरी व्यवस्था और बच्चों के विकास में या समाज के विकास में, राष्ट्र विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है जी। एक्चुअली अभी हम लोग जब से पढ़ा रहे हैं 91 से, तब से देख रहे हैं लास्ट 15 ईयर्स में जो गिरावट आई बच्चों की मानसिकता में, सोच में, वो कभी नहीं हम लोग देख पाए। क्लासरूम में भी वही हालत है, 12वीं समाज में वही हालत जो मैडम भी कह रही थी कि बच्चों को टीच किया जा रहा है। आज जो नई बात जो लास्ट 2020 में देखा, ये बहुत दिनों के बाद इस तरह की समस्या आई है जी। और इसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया हमारे बीच, हम भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पे पढ़ा रहे हैं। लाचारी मेरी है, सरकार की भी लाचारी है कि बच्चे कोरोना से परेशान नहीं हो जाएं, उनकी बदनामी होगी, पेरेंट्स भेजना नहीं। एक साइकोलॉजिकल फियर है बच्चों के बीच में, जब तक ये साइकोलॉजिकल फियर खत्म नहीं हुआ भेजना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, ये जो अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन सिर्फ है। जो हम लोग एक्चुअली जो पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग है, ये दैट इज द मोस्ट इंटरेक्टिव टीचिंग हमारा है। हम बच्चों का फेस देख के 80% फेशियल ग्लेशन समझ जाते हैं किस तरह के प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। हम फेस देख के समझ जाते हैं कि क्या हमें कह देना चाहिए, इनका रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे नज़र के सामने पूरे बैच बैठा हुआ, हर को हम एक एक देखते रहते, एक इंडिविजुअल केयर रहता है, कलेक्टिव केयर रहता है। हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, हमारे 5-6 बच्चे हमारे लैपटॉप पे या हमारे जो भी गूगल पे हो, जूम पे दिखाई पड़ते हैं। लॉगिन या कहाँ चलेगा हमें नहीं पता चलता है, इतना चैटिंग से भी नहीं पता चलता है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत बेनिफिशियल नहीं कह सकते, एक ऑप्शन सा है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। लेकिन न ऑप्शन तो बच्चे के पास है, न हम टीचरों के पास है, न व्यवस्थापक जो स्कूल के, कॉलेज के या गवर्नमेंट के पास है। चूँकि वो भयभीत हैं, ऐसा हम लोग बातचीत होती है बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी,
तो जब तक ये भय खत्म नहीं हुआ नहीं भेजेंगे जी। लेकिन एक्चुअली दूसरी चीज 2 ऑप्शन सरकार दे रही है कि हम सर सिलेबस रिड्यूस कर दे रहे हैं, हमने एग्जामिनेशन का डेट बढ़ा दिया, दैट इज नॉट ए ऑप्शन। फेल नहीं किया जाएगा बच्चों का, ये भी कहा दिया गया कि उन्होंने मार्कशीट में फेल नहीं लिख के आएगा। लेकिन वो ठीक है, फेल नहीं किया, लेकिन एक्चुअली उससे क्या कर रहे हैं, ये तो काइंड एजुकेशन काइंड ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कंसेप्ट है। हम एक्चुअली बच्चों को नर्चर करते हैं, उनको बच्चों LKG से लेकर ऊपर तक हमें कल्चर सिखाते हैं, सोशल नॉर्म सिखाते हैं, हर चीज़ उनके अधिकार की बात है, उनकी ड्यूटी क्या पड़ती है हर इंडिविजुअल में, सोसाइटी में, नेशन पड़ती है, हर के पड़ती है। हम एक्चुअली क्या एक जवाबदेह नागरिक बनाने की बात करते हैं समाज में कि एक्चुअली इस चीज़ को समझ पाए, मौलिक कर्तव्यों का उन चीज़ों को समझे, सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी समझे। उसमें क्या है, टू मेक देम मोर परफेक्ट है कि नहीं, परफेक्शन ग्रो कराने की बात है, कल्टिवेट करने की बात है, कल्टिवेशन की बात है। तो जब एक्चुअली प्रॉपर इंटरेक्शन से नहीं कैसे होगा, हम सिलेबस रिड्यूस कर, नॉट ए ऑप्शंस, हम सिलेबस कम कर, हमने देखा है जो टीचर बोल रहे हैं उसमें ऐसे चीज़ों घटा दिया गया जिनका दे हैव नो इम्पोर्टेंस फॉर एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू, छोटी चीज़ों को। लेकिन मेन जो एक्चुअली फोकस है वो है सिलेबस में। तो बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम डॉक्टर सुकृति शर्मा से ले लेते हैं, सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल यही है कि कोरोना का दौर चल रहा है, पिछला साल लगभग कोरोना के ही नाम रहा, बहुत सारी जो दुखद घटनाएं घटी, पिछला जो हमारा 1 साल रहा उसके अनुभव बहुत ही कड़वे हैं हमारे। अब इस नए साल में आपको क्या लगता है कि कोरोना का जो डर है वो धीरे धीरे कम तो हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, किस तरह की सावधानियां बरतने की अभी भी हमको जरूरत है? देखिए, डर होना मन में बहुत जरूरी है। अगर डर बना रहेगा तो हम लोग अपनी प्रिकॉशन और सावधानी बरतते चलते हैं। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से फुल प्रोसेस में आ चुकी है, हम सब लोग अब वेट कर रहे हैं कब शुरू हो जाएंगी लगनी। होपफुली इस हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए, बट अपनी तरफ से मास्क पहनना, हाथों को बराबर सैनिटाइज करना, और जैसा पीएम मोदी बोलते हैं 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। आपको थोड़े भी इंसान को सिम्टम्स दिखते हैं कफ कोल्ड तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कोविड अभी भी है। और जहां तक हम ये नए 4 से 5 हर दिन, तो हमें अपना प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी शायद आवाज में कुछ कमी है, तो एक बार मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर DK शर्मा, कि जिस तरह से शिक्षा की बात हो रही थी, आपको NCF याद होगा, सन 2005 में लाया गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में तमाम ऐसी बातें की गई थी जो कि क्लासरूम में बेहद ज़रूरी हैं, और उसमें उन मॉडल्स की बात की गई थी जो कि शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर लगभग फॉलो करते थे कि क्लासरूम किस तरह का होना चाहिए, बच्चे और टीचर के बीच में संवाद किस तरह से होना चाहिए। इसी के रूपरेखा के बाद ही 1 अप्रैल 2010 को RT लाया गया, लेकिन 10 साल बीत चुके हैं। आपको लगता है कि जिस तरह की संकल्पना उस वक्त की गई थी आज से 15 साल पहले NCF 2005 के जरिए वो पूरी हो पाई है, और सरकार को इसमें और भी ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली कोई चीज़ लाना अलग बात है कि हम कोई चीज़ प्रोजेक्ट कर देते हैं कि हम ऐसा काम करना चाह रहे हैं, उसका एक्सक्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली क्या धरती पे कितना कारगर हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा था, उसकी आवश्यकता भी हमारी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के तक उनके रिक्वायरमेंट समझें, वहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नागरिक नहीं बनेंगे तो किसी क्षेत्र में नहीं आता। तो NCF में तमाम ऐसी चीज़ें थी, वो जैसे छोटी सी बुकलेट मैंने पढ़ी NCERT की, उसमें बच्चों और शिक्षक के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी हाइट पर टीचर खड़ा होगा, ये सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन उसको कोई भी स्कूल अगर आप जाएंगे विद्यालय में तो वहां पर सरकारी में तो चलिए ठीक ठाक है, प्राइवेट में तो मैंने बहुत कम देखा है कि उसको फॉलो किया जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सच कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें तो हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है ये ठीक है, डिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, इसका मतलब कि प्रॉपर केयर उनको मिले, इसलिए प्रॉपर रेशियो की बात करते हैं। ये जहाँ मिल भी रहा है तो दोनों तरह की बात है, एक एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन जो टीचर है उनकी बात है, बच्चों का फोकस होना, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना। हम बहुत एक्चुअली कहीं इसको बुरा मत मानेंगे, आजकल का बच्चों का क्या है, बहुत फॉलोवर हमारे नहीं है, कैजुअल हो गए हैं, वो लास्ट फेज में सोचते हैं कि मैडम ने पढ़ा दिया, NCERT बना ली, 10 क्वेश्चन हो गया, उनसे उनका प्रॉपर कल्टिवेशन नहीं होता है। बिल्कुल। उनको फाइट करना है, IT के लिए, मेडिकल के लिए, बैंक PO के लिए करना है, UPSC के लिए करना है। तो एक्चुअली एक बहुत छोटा सा सेक्टर है जो बहुत फायरी है, बहुत फोकस तो कर ले रहा है। ऐसी बात है UPSC सीटें बढ़ी हुई हैं, PO की सीटें बढ़ी हैं, रेलवे की सीटें बढ़ी हुई हैं, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो मास है वो एक बिल्कुल कैजुअल होता चला जा रहा है, उनका फोकस वहाँ पर जो टारगेट होना चाहिए। तो एक्चुअली ये जब तक हम उस चीज़ को, इस इम्पोर्टेंस को बच्चे नहीं समझेंगे और इस इम्पोर्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करें, नहीं हो पाएगा।
चाहे किसी फील्ड में हो, करप्शन की बात लें, चाहे आप हमारी क्राइम की बात करें, मैडम, सब जगह हम लोग झेल रहे हैं सब कुछ, क्योंकि मेंटल एक्चुअली प्रॉब्लम है। जैसे वो क्रिएटिविटी की बात होती है, मेंटल अप्रोच की बात होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग की बात होती है, कौन करेगा? एजुकेशन ही तो करेगा। बिल्कुल। और एजुकेशन चरमराया हुआ है, आज तक प्रॉपर इनका नया अपॉइंटमेंट का तरीका हुआ, करप्शन का थ्रू हो रहा है, ना उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए प्रयोग होते चले जा रहे हैं। जब तक इसको समय नहीं दिया तब तक दूसरे प्रयोग सामने आ जा रहे हैं। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो और बेहतर तरीके से होना चाहिए, तभी शायद ये आगे रिजल्ट लाएगा। सुनीता सिंह जी, देखिए लगातार महिलाओं के खिलाफ तो अपराध बढ़े हैं, लेकिन जाति सूचक शब्दों से संबोधित करना, एक जाति को टारगेट करना, इस तरह के मामले 2020 में हमने कई बार देखे हैं। यानी कि हम जितना मर्जी मॉडर्न हो जाएं, वो पुरानी सोच, छुआछूत वाली सोच अब भी बहुत लोगों में है और कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा उठाया जाता है, और जब इसके खिलाफ कानून बनते हैं तो उसका भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो उन चीजों को लेकर 2021 से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत बड़े मामले सामने आए हैं 2020 में? जी बिल्कुल, देखिए मैडम, मैं इसमें एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगी, हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग सहमत ना हो, कि आपके सामने एक खाने का विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ थाल तो रख दिया जाता है, लेकिन आपसे ये कहा जाता है कि आपको ये भोजन ग्रहण करना है पूरे नियम कायदे से, व्रत से, पूजा पाठ से। उसके बाद जो जब तक आप उस खाने तक पहुंचते हैं, पता चलता है कि आपकी भूखी शांत हो जाती है या उतनी आपको क्रेविंग नहीं रहती उस खाने की, तो उसकी महत्ता घट जाती है। एक तरफ हम बात करते हैं कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उस पर हम कानून बनाते हैं। ये कैसा हास्यास्पद विरोधाभास है। आप देखिए कि जब हम स्कूल में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला कॉलम आता है आपके धर्म का, उसके बाद आता है जाति का, और जातिगत, ये एक बहुत बड़ा फिर गूढ़ और बहुत बड़ा कैनवास लिए हुए ये एक सब्जेक्ट है कि जाति तो हमारे साथ स्कूल में पहले दिन से, जब हम स्कूल में प्रवेश करते हैं, वो चलती है। जब हम उस सोच के साथ बड़े होते हैं तो आप समझिए कि वो कैसे वो चीज चली जाएगी। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, मैं तो इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ, सोशली आप देखिए तो सोशल स्तर पे तो बहुत हम लोग अवेयर हो गए हैं और हम इस चीज को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि अब हमारे यहाँ समाज में अंतरजातीय विवाह बहुत होने लगे हैं। बिल्कुल। और अंतरजातीय विवाह भी छोड़ दीजिए, आप दूसरे धर्मों में होने लगे हैं और समाज स्वीकार रहा है उस चीज को, है ना। माँ बाप भी स्वीकृति दे रहे हैं और इस तरह के विवाहों को आज भी हमारे समाज में अब स्वीकृति देकर सामाजिक रूप से एक कहना चाहिए अरेंज मैरिज के रूप में, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और लोग स्वीकार। लेकिन जड़ें कहाँ से शुरू हो जाती हैं? स्कूल से शुरू हो जाती है। वहां से हमें जाति का पाठ शुरू से पढ़ाया जाता है। आप हिंदू धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, आपकी जाति क्या है, आपको जाति का प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके आधार पे आपकी योग्यता आकी जाती है। तो जब तक आप आमूलचूल परिवर्तन अगर आप चाहे वो कानून बनाने से बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा कि अभी हाल ही में हुआ है कि आप गाड़ियों पे अपना वो नहीं लिखवा सकते, जाति नहीं लिखवा, जाति सूचक शब्द नहीं लिखवा सकते। तो सबसे पहले आप उसको, सुनीता जी, आपको नहीं लगता है कि ये जाति से संबंधित मामलों में बातचीत करने से लोग डरते भी बहुत ज्यादा हैं? लोग इसमें खुलकर कभी भी बात नहीं करते और ना ही विद्यालय में इसकी जानकारी दी जा सकती कि सबसे बड़ा देखिए जो एक इसमें जड़ है गोत्र का होता है कि जातियों के अंदर भी गोत्र होते हैं कि फला गोत्र का व्यक्ति फला गोत्र में शादी नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम वैदिक काल में अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो गोत्र का सीधा सा अर्थ वहां पे तब ये था कि जो कबीलाई समाज था वो एक जगह पर अपनी गायों को बांधते थे, उस जगह को गोत्र कहते थे। लेकिन कैसे ये जाति व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे इतनी ज्यादा जटिल हो गई कि, और ये इसके लिए जिम्मेदार मेरे हिसाब से शायद यही है कि लोग इसमें खुल के बातचीत नहीं करना चाहते। लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर हमला हो जाए। मुझको लोग ये बोलते हैं कि तुम ब्राह्मणवादी सोच रखते हो, या तुम ब्राह्मणों से चिढ़ते हो, या तुम क्षत्रिय समाज को तुम ज्यादा तरजीह देते हो। तो लोग इससे घबराते भी हैं बातचीत करने में। जी बिल्कुल घबराते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप का प्रेशर आप देखिए हमारे साथ हमेशा रहा है। चाहे वो हम स्कूल में रहते हैं तो अपने पीयर ग्रुप का प्रेशर रहता है, अपने सहेलियों का, अपने दोस्तों का। आप देखिए बच्चा होता है तो वो पढ़ाई में भी इनके, जब आप 9th में या 11th में आते हैं और सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है तो वो ये देखते हैं कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है, बिल्कुल, तो मैं भी वही ले लूं। उसको कॉमर्स लेनी है, अच्छा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। तो वहाँ पे रोल महत्वपूर्ण होता है माँ बाप का कि बच्चे को आप पीयर ग्रुप के प्रेशर से बचा लें। लेकिन होता ही नहीं है वो प्रैक्टिकली। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम खुद रहते हैं उस प्रेशर में। बिल्कुल, पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि पीयर प्रेशर और घर का प्रेशर, इस सबको हटाकर बच्चों की भी सुनी जाए, उनसे बातचीत की जाए, खासकर इन मुद्दों को लेकर। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा प्रेम जी से है। प्रेम जी, देखिए लगातार जाति और धर्म को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा अब 2020 में हमने देखी है। पोलराइजेशन बहुत हुआ है, खासकर चुनावों में, चुनावों के बाद
ये सब चीजें देखने को मिली है। इससे एक अलग प्रभाव पड़ता है जब हम राजनीति देखते हैं या फिर चुनाव देखते हैं, और पोलराइजेशन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? 2021 में क्या उम्मीदें हैं कि राजनीति में अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे उससे पार पाया जाए, या फिर ये सब होना सही है? मुझे लगता है कि कभी हमारा मकसद होता था कि जातीय व्यवस्था को खत्म करना है जी। लेकिन आज हम इस मकसद को छोड़ चुके हैं और सैद्धांतिक रूप में छोड़ चुके हैं जी। मैं ये कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान का कौन सा बड़ा नेता है जो किसी जातीय समाज से नहीं जुड़ा हुआ है? आपको नहीं? बिल्कुल सही बात। यानी जातीय समाज जो है उस व्यवस्था को लोगों ने स्वीकारा है कि नहीं ये चलेगा। इसी तरह से जो स्कूल की बात है, जाति प्रमाण पत्र बनाना वगैरह वगैरह, तो ये कहीं भी हमें जाति व्यवस्था को खत्म करने की ओर नहीं ले जा रहा है। उसी तरीके से राजनीति में आप देखेंगे तो चाहे वो नेतृत्व देने का प्रश्न हो, चाहे वो उम्मीदवार बनाने का सवाल हो, उसमें जो है जाति और धर्म हो जाता है कि कौन कहाँ जीतने योग्य उम्मीदवार है। तो जीतने योग्य उम्मीदवार में जाति एक बड़ा फैक्टर है, तो हम उसको मानते चले गए हैं, इस व्यवस्था को मजबूत करते रहे हैं कि जाति व्यवस्था स्ट्रांग हो। तो इसलिए वो सिद्धांत की हमें जाति व्यवस्था से मुक्ति पानी है, हमारे सामने है ही नहीं, वो लक्ष्य है ही नहीं। प्रेम जी, देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है पहले जब राजनीति होती थी तब इस तरह से जाति को आगे बढ़ाकर एक वोट बैंक बनाना ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब खुलकर ये चीजें सामने आ गई है? क्या आपको लगता है कि जनता को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया गया है कि जनता भी अब ये चीज एक्सेप्ट करने लगी है? क्योंकि कई चुनावों में देखा गया है कि जानते बूझते भी कि वहां पर पोलराइजेशन हो रहा है, एक जाति को टारगेट बनाकर कुछ किया जा रहा है, एक जाति के आधार पर वोट बैंक बनाया जा रहा है, उसके बाद भी वहां पर जो चुनाव होते हैं उसमें जीत उसी की होती है जो पोलराइजेशन कर रहा होता है। देखिए, आप सही सवाल उठा रही हैं। आम लोग जो है ओपिनियन लीडर से अफेक्ट होते हैं जी। और ओपिनियन लीडर का मतलब सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, आप मीडिया के लोग भी ओपिनियन लीडर बिल्कुल, और सामाजिक रूप से जो नेतृत्व कर रहा है वो भी ओपिनियन लीडर है, शिक्षक, डॉक्टर, सब लोग ओपिनियन लीडर हैं। तो ओपिनियन लीडर्स की में ही जब ये बात नहीं है कि हमें जाति व्यवस्था को दूर करना है, तो आम लोग तो वही फॉलो करेंगे। बिल्कुल। आज जब हम खुलकर कहते हैं कि कोई एक पार्टी कहती है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, तो फिर उसका मैसेज आम लोगों में क्या जाएगा? बिल्कुल। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, व्यवस्था चल रही है उसी तरीके से जाति के आधार पर भी है। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनके सामने अब जाति व्यवस्था को खत्म करना लक्ष्य नहीं रह गया है। बिल्कुल, ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ। इसमें बदलाव करना बहुत बड़ी चुनौती है 2021 के लिए। गजेंद्र जी, देखिए, कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप लोगों को एक नई आजादी मिलने वाली है, लेकिन नई आजादी के साथ नई चुनौतियां भी आएंगी, यानी कि कॉर्पोरेट में अब एंट्री होने वाली है किसान की, ये कहा जा रहा है। अगर कृषि कानून पूरी तरह से लागू हो जाते हैं और नहीं भी होते तो ऑनलाइन व्यवस्था जो मंडियों की है वो तो बहुत जगहों पर शुरू हो चुकी है, अब केंद्र शुरू करने जा रहा है, ये कहा जा रहा है इन कृषि कानूनों के माध्यम से। यानी कि वो किसान जो पहले सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाता था, अब उसे 45 जगहों पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, उसे ऑनलाइन फसल बेचनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। इन तमाम चुनौतियों से आप किसान भाई कैसे पार पाएंगे? सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं 2021 में? देखिए, अभी चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि अब तक शायद पता नहीं था कि भाई किसान कितना दबा हुआ है, और सरकार समझ गई है कि भाई 94% जो है किसान की जो खेती है वो सही मूल्य पे नहीं बिकती है। सबसे बड़ा सवाल तो उसको जब समझ गई सरकार, तो सरकार से हम उम्मीद रखते हैं 2021 में कि शायद किसान को शिक्षित भी करेगी, बिल्कुल, और उसके दरवाजे तक वो सारे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जो जिससे देश आगे बढ़े। क्योंकि सरकार जानती है और हर एक नागरिक जानता है देश का दारोमदार किसान के ऊपर टिका हुआ है। जिस टाइम अर्थव्यवस्था हिलती है तो उस टाइम किसान ही संभालता है। तो किसान का कितना बड़ा महत्व है देश में, ये सरकार जान चुकी है, और उम्मीद रखते हैं 2021 में कुछ बेहतर ही करेगी जो सरकार। बिल्कुल, उम्मीदों पर ही यहाँ पर सब कुछ टिका हुआ है और 2021 तो उम्मीदों का साल कहा जा रहा है। डॉक्टर सुकृति शर्मा जी, देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां यहाँ पर सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने आई 2020 में जब कोरोना आया था, तो जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसके बाद लोग मानने को तैयार नहीं थे कोरोना जैसी चीज कोई है भी, और अब भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, यानी कि लोग सावधानियां बरतने के लिए तैयार नहीं है।
तो फिलहाल के लिए चुनौतियां आपके सामने, क्योंकि नया स्ट्रेन भी आ गया है, कहा जा रहा है मास्क वाली जो लाइफ है बरकरार रहने वाली है, कैसे इन चुनौतियों से पार पाएंगी? आपके पास जो मरीज आते हैं उन्हें कैसे समझाएंगी? क्योंकि बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया जाए, साथ ही जो चुनौतियां हैं उनको पार किया जाए और अपनी सावधानी भी पूरी तरह से बरती जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुलाई तक तो अभी मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है। मेरे क्लिनिक में जो भी मरीज आता है उसका सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। हम पेशेंट्स को भी खुद अवेयर कराते हैं, सारे प्रिकॉशंस एक बार पढ़ने को बोलते हैं। अगर टेम्परेचर रेज है हम उनको तुरंत बोलते हैं कि आजकल टेस्ट बहुत आसानी से हर सेंटर पे अवेलेबल है, आप जाके कराइए। इसको हल्के में लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है जब तक कि वैक्सीन नहीं लग जाती। अभी अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन की भी मैक्सिमम जो एफिकेसी है, जो रिजल्ट है वो 95 नहीं तो 96% है। तो अगर इंसान वैक्सीन भी लेता है तो 4% चांस फिर भी रहेंगे कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब चीजें दिमाग में रख के हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी क्राउडेड प्लेसेस में जाइए। बहुत अच्छी तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हुई हैं, सबने घर में रहकर कर्फ्यू का भी फॉलो किया है। तो यही चीज आगे कुछ महीने और बरकरार रखें और आई एम श्योर 2021 हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम लोग उससे बाहर उबर कर आ पाएंगे। बिल्कुल यही उम्मीद हम करते हैं। राजीव मुखर्जी, देखिए कोरोना में इकोनॉमी पर कितना प्रभाव पड़ा है इसकी हम बात कर ही रहे थे, कितनी नौकरियां गई हैं, लोगों को कितनी परेशानियां हुई हैं, लेकिन इसी बीच हमने आपदा को अवसर में तब्दील किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने की जिससे हमें ये लगा कि आपदा भले ही आ जाए, चुनौतियां भले ही आ जाए, हम उससे किसी भी कंडीशन में पार पा जाएंगे। लोगों ने मास्क बनाना शुरू कर दिए, कैदियों का एग्जाम्पल दिया गया था, उन्होंने मास्क बनाना शुरू किए, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई। यानी कि ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है, भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। तो उससे आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में 2021 में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल सही है। एक्चुअली देखिए ये कोरोना सिचुएशन जो है हमारा काफी चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट मेकनिज्म। अभी ऑनलाइन काफी कुछ हो चुका है ऑलरेडी एंड आपका कुछ सेक्टर जैसे प्राइमरी आपका हेल्थ केयर सेक्टर एंड अदर सेक्टर काफी इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। तो मेरे को लगता है 2021 में पार्टिकुलरली दी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर एंड ये काफी हद तक जो है आगे इम्प्रूव करेगा। एंड हम लोग अगर ये किसान बिल में अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते, बल्कि 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, बाकी को भी अगर हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज स्टिल टुडे मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50% ऑफ आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जी। तो अगर किसानों का आय हम लोग इनकी जो इनकम है इनको किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं। और ये जो मार्केट मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं ये आपसे नहीं है, ये चल रहा है बहुत पहले से। अगर आप आईटीसी का मॉडल, चोपल मॉडल देखते हैं तो ये चल रहा है पिछले 15-20 साल से। वो लोग भी बहुत सारे फार्मर्स के पास से खरीदते, उनकी कोशिश करते कि उनकी आय कैसे आगे बढ़े। बट इनको जो है मेरे को लगता है प्रोसेस शुड बी सिंप्लीफाइड, बहुत ही सिंपल करना चाहिए जिससे किसान को एक्सेस करने के सारे चीजें। राजीव जी जिस तरह से आप बात यहाँ पर आय की कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारी अर्थव्यवस्था में कि हम हर साल जीडीपी की तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय आय की बात कभी नहीं होती कि नेशनल इनकम हमारी क्या रही। क्योंकि जीडीपी में जब हम विदेशों से जब हम पैसा प्राप्त करते हैं उसको भी हम जोड़ के राष्ट्रीय आय अपनी दिखाते हैं, राष्ट्रीय आय की बात कभी भी भारत सरकार खुलकर नहीं करती है। देखिए नेशनल इनकम के लेवल से अगर आप बात करते हैं पर कैपिटा इनकम में तो उसमें डेफिनेटली बढ़ोतरी हुआ है पुराने पिछले 10-15 साल का आप देख लीजिएगा। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके अंदर इन्फ्लेशन भी काम करते हैं। कितना इन्फ्लेशन ऑलरेडी हो चुका है एंड नॉट ओनली दैट हम कौन सा बेस ईयर के पर्सपेक्टिव में वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ चुके हैं या नहीं बढ़ चुके हैं। आज के दिन में बांग्लादेश का भी नेशनल इनकम काफी बेहतर है, काफी आगे है। तो डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं उस चीज को डेफिनेटली हम लोग को डेफिनेटली उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसान का आय बढ़ाते हैं नॉट ओनली द जीडीपी विल गो अप बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर कैपिटा इनकम विल आल्सो गो अप। एंड गवर्नमेंट जो कुछ नीति की बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड ऑल अदर थिंग, वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आज से 10-15-20 साल बाद आप देखोगे काफी सारे एजुकेटेड पीपल है बट दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब।
बिल्कुल सही। बिकॉज ऑफ दैट इस पर सरकार को ध्यान देने की पूरी तरह जरूरत है। सुनीता जी, जिस तरह से शिक्षा की बात होती है तो महिला पुरुष दोनों की ही बात होती है कि दोनों का उसमें कितना इस समय उनकी पार्टनरशिप है, दोनों में से कितने स्कूल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक समीकरण है वो सबसे बड़ा ये है कि आपने लगातार सुना होगा कि ये बात होती है कि महिला को आज़ाद करना है, महिला पिंजरे में है। ये तमाम इस तरह के आंदोलन लगातार देश में चलते रहते हैं कि जैसे पिंजरा मूवमेंट आपको याद होगा। लेकिन क्या महिला की आज़ादी का तात्पर्य सिर्फ ये है कि वो लड़कों के साथ बैठकर सिगरेट पिए, शराब पीने लग जाए, बार में जाए और उसके बाद वो ये दावा करे कि नहीं मैं पूरी तरह से शिक्षित हूं, मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी हूं? क्या इस तरह की आज़ादी की परिभाषा जो गढ़ने की कोशिश हो रही है आधुनिक समाज में वो कितनी सही है? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो एक बहुत ही समृद्धशाली संस्कृति रही है और ये उसी हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि आप वृंदावन में जाके देखिए, वहाँ पर आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। इस्कॉन टेम्पल आप पूरे भारतवर्ष में जगह जगह बन गए हैं। वहाँ पे आप देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति कितने सुंदर रूप में विदेशियों ने अपना रखी है और उसको वो फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमें ये कहना कि हमारी जो है प्राचीन सभ्यताएं, जो प्राचीन हमारे रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही हैं वो ठीक नहीं है, या आधुनिकता के संदर्भ में हम आज वो पुरानी हैं और हम लोग मिसमैच हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देख, हमारी जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय हमारी रीति रिवाज परंपराएं बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि वैज्ञानिकता को लिए हुए थे और वो आज आप ये कोरोना काल में देखिए, हमारे यहाँ शुरू से ये नियम था कि बाहर के जूते, आप आ रहे हैं तो बाहर जूते उतार के आइए घर से बाहर, ये हमारी परंपरा थी। हमें कोरोना में ये करना पड़ा। बाहर से आते ही आप सबसे पहले अपने हाथ धोइए, हाथ धोने के बाद आप घर में प्रवेश कीजिए, बाहर के कपड़े बदलिए। अब हमने कोरोना काल में सभी ने ये किया और ये हमें करना पड़ेगा अभी लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि वायरस का खतरा अभी टला नहीं है और जुलाई हम कह रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है अभी हम नॉर्मल कब तक हो पाएंगे, क्योंकि महामारी है और वायरस है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई अभी इलाज नहीं है। अब बात आती है कि आधुनिकता के संदर्भ में, जो कि ये एक हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि ये एक हमारे ऊपर है कि आधा गिलास, अब जैसे हमारा ये गिलास है, ये हम इससे चाहें तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव सोच है कि ये आधा भरा हुआ है, और जो नेगेटिव सोच वाला है वो कहते हैं कि ये तो आधा खाली है। बिल्कुल है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल भी मैं इस बात को नहीं मानती कि हम अगर आजकल की लड़कियां बराबरी कर, मैं तो शराब पीना और सिगरेट पीना लड़कियों के लिए तो एक अलग बात है, खराब है ही। मैं तो ये इस चीज को खराब मानूंगी, पूरी तरह से गलत। अगर आप ये कहें कि पुरुष की बराबरी आप इन सब चीजों का आजादी से फिर कहां से मतलब वो है कनेक्शन? सबसे पहली बात ये कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए, आप अपने आप को प्रूव कीजिए, शिक्षित कीजिए, अगर आज मैं अधिकारी बनिए। बिल्कुल, आज मैं अगर सुनीता बनकर आपके सामने बैठी हूँ तो वो मैं इसी जन्म में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता अगली मैं अपना एज पूरी करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, क्या बनूंगी। तो मुझे सुनीता के रूप में आप लोग याद रखें, मेरे घर वाले, मेरे मित्र याद रखें। उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं अच्छे कर्मों से, अपनी शिक्षा से, और मैं अच्छे संस्कार और शिक्षा अपनी आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर पाऊं। सुकृति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे एक अहम सवाल मेरा यह है कि लगातार वैक्सीनेशन की बात हो रही है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन में लोगों को सावधानी भी बरतने की जरूरत नहीं? क्योंकि WHO ये लगातार बोल रहा है कि जिन लोगों को किसी भी किस्म की अगर उनको एलर्जी है, अगर वो बीमार है, तो उनको इस वैक्सीन से पहले डॉक्टर की परामर्श यहाँ पर लेना चाहिए। और साथ ही क्या उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है जो कि कोरोना से ग्रस्त हैं या कोरोना के जिनके अंदर सिम्टम्स हैं? वैक्सीन उन लोगों के लिए सेफ है जिनके अंदर अभी एंटीबॉडीज नहीं बनी है, मतलब जिन्हें अभी तक कोविड नहीं हुआ है। ये एक प्रिवेंशन मेथड है। हम लोग अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली वैक्सीन लेकर एंटीबॉडीज बना रहे हैं, जिससे कुछ महीनों तक, जो अभी तक हम ज्ञात नहीं कर पाए कितने महीनों तक एंटीबॉडीज बनी रहेंगी, पर हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। तो पहली चीज, जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है, जिनके या फिर बॉडी में एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट में नहीं बनी है, वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं। अब हम साइड इफेक्ट्स की बात करें, कुछ सीवियर रिएक्शन स्टडीज में मिले गए हैं जिन पेशेंट्स को दिया गया है वैक्सीन, जिनको हम लोग एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, जो कि किसी प्रोटीन या किसी भी चीज से वैक्सीन की से रिएक्शन हो सकता है। डॉक्टर्स पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं, इसलिए एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आपको किसी की एलर्जीज है, किसी दवाई से एलर्जी है, किसी खाने की चीज से एलर्जी है, तो ये पेशेंट्स को स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। प्रेग्नेंट फीमेल्स को डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी या कौन सी लग सकती है। तो बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, प्रेगनेंसी है, एलर्जी की हिस्ट्री है, तो डॉक्टर से हमको सलाह लेनी चाहिए वैक्सीन के लिए डायरेक्टली जाने से पहले। बिल्कुल। डॉक्टर DK शर्मा, आपसे एक अहम सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि लगभग जब से हमारी शिक्षा का प्रारूप बना है,
आपने एक बहुत बड़ा आपने एक गैप देखा होगा कि जैसे ग्रेजुएट हो गया कोई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद जब वो किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठता है तो उसको ये लगता है पेपर देख के कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर एक ग्रेजुएट बच्चा जो कि पूरी तरह से एलिजिबल हो जाता है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, लेकिन जब वो आईएएस के पेपर को अटेम्प्ट करता है तो उसका जो मूल ज्ञान है कॉलेज के हिसाब से वो लगभग 2% भी नहीं होता है। इस गैप को कैसे फिल किया जाए, क्योंकि इस पर अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। देखिए, सबसे बात है दो चीज़ें, जितने स्कूल जितने कॉलेजेस खुले हुए, जितने ग्रेजुएशन के बाद वो हर एग्जाम, नॉट ओनली एपीएससी बीपीएससी हो पीओ, हर काम के लिए हर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। एक देहात का कॉलेज जो एफिलेटेड कॉलेज वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा है वो, एक सेंट स्टीफेंस कर रहा है, लड़कियाँ लेडी श्री राम से भी कर रही है। तो ऐसे सारे कॉलेजेस हैं, तो बट नेचुरली कॉलेज के जो स्टैंडर्ड और लेवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो डिलीवरी उनको मिल रही है, जो कंटेंट मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा वाइड गैप है। बिल्कुल, ये तो मानेंगे आप। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टूडेंट भी रहा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्टिव टीचर्स भी रहा। 98% से कम वाले ड्यू एडमिशन ही नहीं होगा। आप 50+ वाले एडमिशन किसी कॉलेज में, लेडी श्री राम का मुझे 1 साल का याद है, उसमें 100% कट ऑफ गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट फिर बीच में आया कि भाई 100% किसके नंबर आते हैं। तो बट नेचुरल है कि वो हम होपफुल वहाँ है, सॉल्व कर रहे हैं, हम SRM से कर रहे हैं। तो एक्चुअली है क्या, ये जो है कॉलेज के स्टैंडर्डाइजेशन, टीचर के स्टैंडर्डाइजेशन हो, बच्चों का ठीक है, बच्चे अगर मान लीजिए सर BA का इट इज़ नॉट ए, मैंने ये उनका अधिकार बन गया कि यूपीएससी देंगे मेरा हो ही जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है, उनका जो है सीखने की बात है, जो सीखते हैं उनका कल्टिवेशन है। बिल्कुल, तो इसमें टीचर का भी रोल है, एक माहौल का भी रोल होता है। तो हम उन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो लड़कों को सीखना है कि हम कैसे करें, ठीक है, उनका सबसे प्रैक्टिस के थ्रू जाना है, हमें इन्वॉल्व करना है। बिल्कुल सही, अपने समझना, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्सेप्ट करके ओवरकम करने की कोशिश करनी है। आज रिक्शे वाले का भी, ठेले वाले का बेटा IPS हो जा रहा है, IAS हो जा रहा है, और बड़े बाप के बच्चों के बेटे नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, कैजुअलिटी जो है, फोकस नहीं है। बिल्कुल सही कि इसमें कम्युनिकेशन गैप भी है और प्लस सरकारों ने इस पर बराबर ध्यान भी दिया। गजेंद्र जी, एक आपसे आखिरी सवाल हम यहाँ पर लेंगे। सवाल ये है कि लगातार देखिए, जब कृषि लागत आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 1965 को, उसके बाद से कृषि मंत्रालय को उसने सूचियां भेजनी शुरू कर दी थी कि इन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है। स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, लगातार भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं सालों से। हर सरकार को पता था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहद जरूरी है और यह बाजार की आवश्यकता भी है, फिर भी सरकारों ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। आपको क्या उम्मीदें हैं 2021 में कि अब किसान अगर सीमा पर बैठा हुआ है, अब सरकार को समझ में आ जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको देना ही देना है? हमारी सोच तो ये है कि सरकार को समझ में आ गया है, अक्सर किसान कहाँ दबा हुआ है। अब जो स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारी जो है, जिसकी हम उम्मीद करे बैठे थे, उसके ऊपर भी मंथन चल रहा है और 2021 में जो है सरकार इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। अब 4 दिन बाद जो हमारी वार्ता है, हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ बढ़िया निकल के आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि जो बुरा वक्त होता है, बुरा वक्त अच्छे वक्त का आईना होता है। बिल्कुल, समस्त देशवासियों से चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, सबको शुभकामनाएं हैं और वो ईश्वर सबके ऊपर कृपा करे। ये कहा है कि नया साल आया है लेकिन गुजरा साल ना आएगा, इसी तरह घटते घटते जीवन ही घट जाएगा। युग भी बीते, बरस भी बीते, बीते बुरे भले सब दिन, और वो पल भी तो बीत गए जो बीते थे तुम बिन। लेकिन बीते दिन, बीती बातें ठीक कुछ चीज से लाया करती हैं, आगे को रास्ता बनाया करती हैं, दिल को दुखाया करती हैं, दिल को हंसाया करती हैं। उसके बारे में सारा देश विचार करे, जो गलत हुआ उस पर पॉजिटिव सोच लेके आए। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं, देशवासियों का, चैनल का, सबका धन्यवाद करता हूं कि पॉजिटिव सोच के साथ 2021 का स्वागत। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर DK शर्मा, राजीव मुखर्जी, प्रेम कुमार, गजेंद्र चौधरी और डॉक्टर श्रीकृष्ण शर्मा, आप सभी हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की और आज इसीलिए हमने इस पूरी की पूरी चर्चा को रखा था मेघना, ताकि लोग ये समझ पाए कि 2021 में हम क्या कुछ नया कर सकते हैं और किन किन चीजों पर हमको सावधानी रखने की यहाँ पर जरूरत है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ेगी। 2021 आया है, नया साल आया है, नववर्ष आया है, आदतें बदली हैं, लेकिन आपको सकारात्मक सोच रखनी है। कैलेंडर बदला है, लेकिन आपको आगे आने वाले वक्त में इन उम्मीदों को पूरा करना है और चुनौतियों को भी पार करना है। सुनीता जी यहाँ पर कुछ बोलना चाह रही थी, एक बार आप। मैं चैनल के माध्यम से इस देश की अपनी सभी बहनों से, बेटियों से, माताओं से ये हाथ जोड़कर एक मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी आइडेंटिटी को
प्राप्त कीजिए और अपनी इज्जत खुद कीजिए। उसके लिए दूसरों को कम मुंह देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने आत्मसम्मान को बनाकर नहीं रखेंगे, आप खुद को प्यार करना नहीं सीखेंगे, तो आपका सम्मान कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए दूसरों का सहारा लेने की जगह एक यूनिट बनकर, सेल्फ डिपेंडेंट बनकर दिखाइए और आप घर को, परिवार को और समाज को चलाने की क्षमता जो एक महिला में है वो कदापि पुरुष में नहीं है। इस बात पर फक्र महसूस कीजिए, आप भारतीय नारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय नारी चाहे तो क्या नहीं कर जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छा संदेश पूरे देश को दिया है। और इन्हीं नए साल की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।